इतिहास भर में हथियारों की तकनीक के विकास के साथ गुलेल से लेकर तोपों तक और बिना पायलट वाले हवाई युद्ध वाहनों तक लंबे समय से यह विश्वास रहा है कि इन नई और घातक तकनीकों के सामने पैदल सैनिक अप्रासंगिक हो जाएगा। और फिर भी बार बार पैदल सैनिक कायम रहा है। लेकिन नए हथियारों के विकास की दौड़ ने उसे लगातार ऐसी क्षमताएं भी दी हैं कि वो प्रासंगिक बना रहे। यहां तक कि उच्च तकनीक वाले 21वीं सदी के युद्ध क्षेत्र में भी हर संघर्ष में ऐसे हथियार रहे हैं जिन्होंने ये बदल दिया कि पैदल सैनिक दुश्मन से कैसे भिड़ता है। और द्वितीय विश्व युद्ध ने इस मामले में सबसे उल्लेखनीय उदाहरणों में से एक को देखा, अमेरिकी M1 गैरेंट। M1 काफी हद तक अमेरिका के जमीनी युद्ध का प्रतीक बन गया है। इसकी क्लासिक बनावट, ऊपर से लोड होने वाली गोलियां और जब यह इस्तेमाल की गई क्लिप बाहर फेंकता है तो उसकी खास पिंग आवाज M1 अमेरिकी लोगों के दिमाग में उतनी ही गहराई से बसा हुआ है जितना कि क्रांतिकारी युद्ध की मस्कट या वियतनाम युद्ध की M16 की छवि। हालांकि जो चीज M1 को इतना शक्तिशाली और कालातीत हथियार बनाती थी वो थी इसकी उच्च फायरिंग दर, जो उस समय की अन्य सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए गए समान हथियारों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। क्योंकि M1 दुनिया की पहली सेमी ऑटोमेटिक बैटल राइफल थी जिसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया, जिसने अमेरिकी पैदल सैनिक को कहीं ज्यादा फायरिंग दर दी और आज के आधुनिक हथियारों की नींव रखी। इस एपिसोड में हम इस क्रांतिकारी हथियार के विकास को जानेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद इसकी भूमिका का विश्लेषण करेंगे और इसकी विरासत पर चर्चा करेंगे। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इस प्रसिद्ध राइफल की कहानी संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं बल्कि उत्तरी सीमा के पार कनाडा के क्यूबेक में शुरू होती है, क्योंकि यही वो जगह थी जहां 1 जनवरी 1888 को जॉन कैंटियस गैरेंट का जन्म हुआ था। कुछ ही समय बाद युवा गैरेंट ने खुद को कई कपड़ा मिलों और फैक्ट्रियों में काम करते हुए पाया, जहां उन्होंने एक मशीनिस्ट के रूप में अपना हुनर दिखाया। आखिरकार वह रोड आइलैंड पहुंच गए और एक टूल फैक्ट्री में काम करने लगे। और यही अनुभव उस महत्वाकांक्षी युवक की कल्पना को प्रेरित करने वाला साबित हुआ, क्योंकि वह जल्द ही मशीनों को चलाने के नए तरीकों के बारे में सोचने लगे। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के साथ ही कई अन्य आविष्कारकों की तरह उन्होंने भी जल्द ही युद्ध के मैदान के लिए नए हथियारों के बारे में सोचना शुरू कर दिया और एक हल्की, पूरी तरह से स्वचालित मशीन राइफल का डिजाइन तैयार किया। हालांकि इस हथियार को अमेरिकी सेना ने पूरी तरह से उत्पादन के लिए अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इसके नवोन्मेषी डिजाइन ने उन्हें अमेरिकी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया और जल्द ही उन्हें नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स में सरकारी पद की पेशकश की गई। यह अमेरिकी शासी निकाय है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सार्वभौमिक माप प्रणाली बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। बाद में उन्हें अंततः स्प्रिंगफील्ड आर्मरी में स्थानांतरित कर दिया गया। यहीं पर वे एक नए प्रोजेक्ट में शामिल हुए जिसका उद्देश्य सामान्य पैदल सैनिक के लिए फायरिंग की दर को बढ़ाना था। यह कोई नया विचार नहीं था और हथियार बनाने वालों का यह लक्ष्य 1836 से ही रहा है, जब गनस्मिथ योहान निकोलस वॉन ड्राइसे ने प्रूशियन सेना के लिए एक नई राइफल बनाई थी, जिसने अगले 100 वर्षों तक पैदल सेना के हथियारों के डिजाइन को पूरी तरह बदल दिया। ड्राइसे नीडल गन के नाम से जानी जाने वाली ये राइफल बाहर से पहले की मजल लोडिंग राइफलों जैसी ही दिखती थी, जो उस समय ज्यादातर सेनाओं में सामान्य थी। लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर था। इसमें ऑपरेटर द्वारा संभाले जाने वाले बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे बैरल के पिछले हिस्से में ब्रीच में एक नया राउंड लोड किया जाता था और फायरिंग के बाद खर्च हो चुकी कारतूस को भी बाहर निकाल दिया जाता था। पुरानी मजल लोडिंग हथियारों की तुलना में इस बोल्ट एक्शन सिस्टम ने प्रति मिनट लगभग 6 राउंड की दर से कहीं अधिक तेज फायरिंग की अनुमति दी। जैसे ही बोल्ट एक्शन राइफल के फायदों को समझा गया, दुनिया की हर बड़ी ताकत ने जल्दी ही अपनी खुद की बोल्ट एक्शन राइफल बनाना शुरू कर दिया और बोल्ट एक्शन राइफल 20वीं सदी में भी लंबे समय तक युद्ध के मैदान पर छाई रही। इनमें से कई हथियार जैसे ब्रिटिश ली एनफील्ड 303, अमेरिकी M1903 स्प्रिंगफील्ड, जर्मन गेवेहर 98 और रूसी मोसिन नागान, इनमें से हर एक ने अपने अपने देशों में लगभग एक किंवदंती जैसा दर्जा हासिल किया। हालांकि लगभग एक सदी के बाद भी इन हथियारों की क्षमता, खासकर उनकी फायरिंग रेट में बहुत कम सुधार हुआ था, क्योंकि ये इस बात तक सीमित थे कि इन्हें चलाने वाला सैनिक कितनी तेजी से रीलोडिंग मैकेनिज्म को चला सकता है। यह प्रथम विश्व युद्ध में एक गंभीर बाधा बन गया, क्योंकि मशीन गन युद्ध के मैदान पर एक प्रमुख कारक बन गई थी। एक बड़े क्षेत्र में गोलियों की बौछार करने में सक्षम मशीन गन सौभाग्य से एक भारी और जटिल हथियार थी,
जिसे चलाने के लिए एक दल या टीम की आवश्यकता होती थी। लेकिन यह उन सैनिकों पर भारी हताहत करने के लिए पर्याप्त था जो अब भी अपनी बोल्ट एक्शन राइफलें पकड़े हुए थे। गारंड और उनके साथियों को जो अंतिम लक्ष्य सौंपा गया था वो था एक ऐसा पैदल सेना का हथियार विकसित करना जिसकी फायरिंग दर इतनी अधिक हो कि एक सैनिक को मशीन गन की स्थिति को चुनौती देने या अधिक संख्या वाले दुश्मन का आत्मविश्वास के साथ सामना करने की क्षमता मिल सके। 1920 तक यह दौड़ पूरी तरह शुरू हो चुकी थी और गैरेंट को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। अपनी अपनी सरकारों के लिए अपने अपने डिजाइनों पर काम कर रहे विदेशी इंजीनियरों को छोड़कर गैरेंट को प्रतिष्ठित अमेरिकी हथियार निर्माताओं जैसे ब्राउनिंग और कोल्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों से मुकाबला करना था, जो अपनी अपनी पिस्तौलों और मशीन गनों के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि इनके बीच में थॉमसन थे, जिनकी मशीन गन डिजाइन सैन्य और आपराधिक इतिहास दोनों में एक महान हथियार बन गई, जिसे हमेशा के लिए टॉमी गन के नाम से जाना गया। हालांकि प्रतिस्पर्धा उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, लेकिन गैरेंट ने वास्तव में पाया कि उनका मुख्य ग्राहक यानी अमेरिकी सेना ही तेज फायरिंग राइफल विकसित करने में उनके लिए सबसे बड़ी सिरदर्द साबित हुई। पूरे 1920 के दशक में गैरेंट को बार-बार अपनी डिजाइन पर काम करना पड़ा, क्योंकि अमेरिकी सेना ने कई बार अपनी आवश्यकताएं बदल दी थीं। प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक अमेरिकी सेना अब भी बोल्ट एक्शन M1903 स्प्रिंगफील्ड और M1917 एनफील्ड से लैस थी। हर एक में उस समय के मानक .30 और 6 राउंड के लिए चेंबर था, जो 63 मिलीमीटर के बराबर था। इन हथियारों को इस राउंड के साथ मिलाने का मतलब था कि अमेरिकी सैनिकों के पास एक शक्तिशाली, सटीक और लंबी दूरी का हथियार था, जिसकी एकमात्र कमी थी इसकी आमतौर पर कम फायरिंग रेट। यह अनुमान लगाते हुए कि इतनी शक्तिशाली गोली अपेक्षित तेज फायरिंग राइफलों की नई पीढ़ी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती, अमेरिकी सेना 7 मिलीमीटर व्यास वाली एक नई गोली में रुचि लेने लगी, जिसे 6 नाम दिया गया और इसे इंटरमीडिएट राउंड के रूप में नामित किया गया। गैरेंट ने पुराने आकार की गोली के लिए हथियार पर काम करना जारी रखा, जब तक कि यह स्पष्ट नहीं हो गया कि इसके उत्पादन की अनुमति नहीं दी जाएगी। गैरेंट ने अपने डिजाइनों को 1920 के दशक के अंत और 1930 के दशक में कई बार संशोधित किया, लेकिन वो 6 के बजाय .30 राउंड पर ही ध्यान केंद्रित करते रहे। उन्हें विश्वास था कि अमेरिकी कांग्रेस अंततः इसी कैलिबर को चुनेगी, और उनका यह विश्वास सही साबित हुआ। फरवरी 1932 में वजन की बचत और प्रदर्शन के लिहाज से 6 राउंड के फायदों के बावजूद युद्ध सचिव ने आदेश दिया कि 6 राउंड के लिए चेंबर की गई सभी सेल्फ रिलोडिंग राइफलों पर किया जा रहा सारा काम बंद कर दिया जाए। इसके बजाय उनका सारा ध्यान गैरेंट की नवीनतम राइफल के प्रोडक्शन वर्जन को विकसित करने पर होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड 1.30 कैलिबर राउंड के लिए चेंबर की गई हो। ये हथियार मई 1934 में फील्ड ट्रायल्स के लिए गया और 7 नवंबर 1935 को खरीद के लिए मंजूरी दे दी गई। 1 साल के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना दुनिया की पहली सेना बन गई जिसने अपने सैनिकों को एक सेमी ऑटोमेटिक बैटल राइफल स्टैंडर्ड हथियार के रूप में जारी की, जो 1 मिनट में 40 से अधिक राउंड फायर करने में सक्षम थी। लेकिन गैरेंट ने यह कैसे हासिल किया? तकनीकी रूप से गैरेंट ने अमेरिका के लिए सिर्फ एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल नहीं बल्कि 2 राइफलें डिजाइन की थीं, जो राइफल बाद में M1 गैरेंट के नाम से जानी गई। उसके शुरुआती सर्विस वर्जन में एक जटिल गैस सिस्टम था, जिसमें खास मजल एक्सटेंशन गैस ट्रैप इस्तेमाल होता था। हालांकि इसे बाद में 1940 के मध्य में हटा दिया गया और इसकी जगह एक साधारण ड्रिल्ड गैस पोर्ट लगा दिया गया। इस नए डिजाइन को फिर पुराने राइफलों में भी लगाया गया ताकि पूरे अमेरिकी शस्त्रागार में एक ही बेसिक डिजाइन अपनाया जा सके। दोनों सिस्टमों में फायर की गई कारतूस से निकलने वाली गैसों को गैस सिलेंडर में भेजा जाता है। यहाँ ये गैसें एक लंबे स्ट्रोक वाले पिस्टन से टकराती हैं, जो ऑपरेटिंग रॉड से जुड़ा होता है, जिसे इस उच्च दबाव वाली गैस की ताकत से पीछे की ओर धकेला जाता है। फिर ऑपरेटिंग रॉड रिसीवर के अंदर एक घूमने वाले बोल्ट को पकड़ता है। बोल्ट रिसीवर में 2 लॉकिंग लग्स के जरिए लॉक होता है, जो घूमते हैं, अनलॉक होते हैं, और जब राइफल चलाई जाती है तो खाली कारतूस को बाहर निकालने और फिर से लोडिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग रॉड और उसके बाद बोल्ट फिर अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं। लोडेड होने पर इसका वजन 11.6 पाउंड या 5.3 किलोग्राम होता है। M1 गैरेंट काफी भारी भरकम राइफल है, खासकर आज के आधुनिक मानकों की तुलना में। हालांकि यह अभी भी पिछली पीढ़ी की राइफलों के बराबर था, जिससे गैरेंट का डिजाइन और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है जब आप सोचते हैं कि उन्होंने प्रदर्शन को बेहतर किया बिना वजन बढ़ाए, जो सैनिक के बोझ को और बढ़ा देता। यह भी पिछली हथियारों से ज्यादा बड़ा नहीं था। इसकी लंबाई सिर्फ 5 इंच या 10 सेंटीमीटर थी। असल में यह पिछले M1917 एनफील्ड से 8 सेंटीमीटर छोटा था। शायद M1 की सबसे खास बात इसका 8 राउंड का एन ब्लॉक क्लिप है। यह M1 को
उस समय की दूसरी राइफलों या आने वाले दशकों में बनने वाली राइफलों से अलग बनाता है, क्योंकि ज्यादातर हथियार निर्माता जब अपनी सेमी ऑटोमेटिक राइफलें बनाते थे तो वे बॉक्स मैगजीन का इस्तेमाल करते थे, जिसमें गोलियां राइफल में लोड करने से पहले रखी जाती थीं ताकि वे फायरिंग के लिए तैयार रहें। गैरन का ऐसा डिजाइन अपनाने का फैसला अमेरिकी सेना से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने विकास चरण के दौरान यह निर्दिष्ट किया था कि बॉक्स मैगजीन डिजाइन से अगर संभव हो तो बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ऐसी मैगजीनें आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकती हैं या उनमें गंदगी आ सकती है, जिससे युद्ध के दौरान किसी महत्वपूर्ण समय पर रुकावट आ सकती है, और साथ ही इन्हें पेट के बल लेटी हुई स्थिति में संभालना भी और अधिक असुविधाजनक बना देता था। क्लिप डिजाइन को अक्सर असेंबल करने में अधिक समय लगता था, लेकिन सौभाग्य से शक्तिशाली अमेरिकी लॉजिस्टिक्स चेन का मतलब था कि आमतौर पर अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के लिए पहले से लोड की गई क्लिप्स की भरपूर उपलब्धता रहती थी। जब आखिरी राउंड फायर किया जाता था और क्लिप राइफल से बाहर निकलती थी तो उसके साथ एक बहुत ही खास पिंग की आवाज आती थी, जो अब युद्ध की सबसे पहचानने योग्य आवाजों में से एक बन गई है। हालांकि इस आवाज के कारण यह दावा भी किया गया कि कुछ अमेरिकी सैनिक मारे गए क्योंकि उनके दुश्मन ने M1 की क्लिप के बाहर निकलने की आवाज सुनकर जान लिया था कि उन्होंने अपनी आखिरी गोली चला दी है। हालांकि ऐसे कोई दस्तावेजी मामले नहीं हैं जिनमें किसी भी अमेरिकी या मित्र देशों के सैनिक जो ये हथियार इस्तेमाल कर रहे थे ऐसी परिस्थितियों में मारे गए या घायल हुए हों। क्योंकि सैनिक शायद ही कभी अकेले लड़ते थे, इसका मतलब था कि जब किसी सैनिक को रिलोड करने की जरूरत होती थी तो प्लाटून में कोई न कोई फायर करने के लिए तैयार रहता था। इसके अलावा युद्ध का मैदान इतना शांत कभी नहीं होता था कि कोई भी दूर से उस पिंग की आवाज सुन सके। ऐसा लगता है कि यह चिंता असली लड़ाई से दूर कहीं और ही पैदा की गई थी। एक पैकेज को पूरा करने के लिए एक अटैचमेंट था जो आखिरी विकल्प के तौर पर इस्तेमाल होता था, फिक्स्ड बेयोनेट। यह एक सामान्य प्रथा थी कि युद्ध राइफल में बेयोनेट लगाने के लिए फिटिंग्स होती थीं, ताकि जब लड़ाई इतनी नजदीक हो जाए कि आप अपने दुश्मन पर थूक सकें तब उसका इस्तेमाल किया जा सके। ऐसे मौकों पर बेयोनेट लगी राइफल एक युद्ध भाले जैसी हो जाती थी। शुरुआती M1 राइफलों में अक्सर M1905 बेयोनेट लगाई जाती थी, जिसे पिछली पीढ़ी की राइफलों के लिए विकसित किया गया था। इसकी ब्लेड 16 इंच या 51 सेंटीमीटर लंबी थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के बाद ऐसा महसूस किया गया कि ये उस तरह की लड़ाई के लिए बहुत बड़ी है जो उस समय हो रही थी, खासकर प्रशांत क्षेत्र के जंगलों की तंग परिस्थितियों में होने वाली लड़ाई के लिए। इसलिए एक छोटी संस्करण जो 10 इंच या 25 सेंटीमीटर लंबी थी बनाई गई और पहले की कई ब्लेड्स को नई लंबाई में काट दिया गया ताकि अग्रिम मोर्चे की इकाइयों तक जल्दी डिलीवरी हो सके। 1939 में जब यूरोप में युद्ध की संभावना बढ़ती जा रही थी, ब्रिटिश सरकार ने M1 गारैंड की जांच का अनुरोध किया ताकि उसे लाइसेंस प्राप्त उत्पादन और ब्रिटिश तथा कॉमनवेल्थ सेनाओं द्वारा इस्तेमाल के लिए देखा जा सके। हालांकि वे प्रभावित हुए, लेकिन अंततः ब्रिटिशों ने ली एनफील्ड नंबर 4 मार्क 1 राइफल को मानकीकृत करने का फैसला किया, क्योंकि इसका उत्पादन करना आसान था और यह पहले से आजमाई हुई ली एनफील्ड सीरीज की बोल्ट एक्शन हथियारों का एक सुधारित रूप था। जब तक संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ, तब तक M एक अमेरिकी शस्त्रागार में प्रमुख हथियार बन चुका था और इसकी कई छोटी मोटी समस्याएं भी दूर कर दी गई थीं। फिर भी पर्ल हार्बर पर हमले के समय तक कई पुराने बोल्ट एक्शन राइफलें अभी भी बड़े पैमाने पर सेवा में थीं। जैसे ही जापानी विमानों से तबाही बरसने लगी, अमेरिकी सैन्यकर्मियों ने अपने हथियार लॉकरों से हमलावरों पर गोली चलाने के लिए जो कुछ भी मिल सका उसे निकाल लिया, और इसमें अनुमानित 15,000 M1 गारैंड्स शामिल थीं, जो उस आमतौर पर शांत दिसंबर सुबह हवाई में तैनात सेनाओं के बीच इस्तेमाल की जा रही थीं। अगले दिन इस राइफल की असली परीक्षा आई, जब जापानी बड़ी संख्या में फिलीपींस में उतरे। यह हथियार सिर्फ अपने अमेरिकी ऑपरेटरों ही नहीं बल्कि सभी को प्रभावित करता दिखा, क्योंकि एक जापानी रिपोर्ट में अमेरिकी सैनिकों के साथ हुई लड़ाई का वर्णन करते हुए लिखा गया, अमेरिका ने कैसे हर पैदल सैनिक को मशीन गन से लैस कर दिया है। उद्धरण समाप्त। असल में जापानी लोग M1 गारैंड से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कब्जा किए गए नमूनों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, ताकि पहले वे अपनी खुद की राइफल बना सकें और फिर उस डिजाइन में सुधार कर सकें। इसका परिणाम था जापानी टाइप 4 राइफल, जिसमें M1 की अधिकांश आंतरिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसमें एन ब्लॉक क्लिप को हटा दिया गया और उसकी जगह एक इंटीग्रल 10 राउंड की मैगजीन दी गई, जो मानक जापानी 7.7x58 मिलीमीटर अरिसाका कारतूस के लिए बनाई गई थी। अमेरिकी पूर्ववर्ती की तुलना में टाइप 4 आकार में लगभग समान थी, लेकिन इसकी रेंज थोड़ी कम थी। सौभाग्य से मित्र देशों के लिए जापानियों ने युद्ध समाप्त होने से पहले केवल लगभग 50 ऐसी बंदूकें ही बना पाईं, और इस तरह वे जापान के युद्ध इतिहास में बस एक फुटनोट बनकर रह गईं। लेकिन विडंबना ये है कि युद्ध के बाद अतिरिक्त M1 गारैंड्स ने जापानी आत्मरक्षा बलों की स्थापना में मदद की। यूरोप में M1 का युद्ध में पहला इस्तेमाल
19 अगस्त 1942 को दुर्भाग्यपूर्ण डीएपए छापे के दौरान हुआ था। अब जब अमेरिका युद्ध में शामिल हो चुका था तो सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन की यूरोप में दूसरे मोर्चे की मांग को शांत करने के लिए डीएपए छापा चलाया गया था, जो मुख्य रूप से कनाडाई अभियान था। लेकिन इसमें लगभग 50 अमेरिकी सेना के रेंजर भी शामिल थे, जिनमें से कई के पास M1 थी। यह छापा अंततः एक आपदा साबित हुआ। हालांकि अमेरिकी सैनिकों को लड़ाई के दौरान अपनी सेमी ऑटोमेटिक राइफलों के साथ अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जाना गया। 1942 में अमेरिकी सैन्य संख्या में वृद्धि के कारण पुरानी पीढ़ी की राइफलों को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सका, क्योंकि M1 गारंट्स की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं थी। यहाँ तक कि अमेरिकी औद्योगिक तंत्र को युद्ध के हथियारों के लिए फिर से तैयार करने के बावजूद भी कई अमेरिकी इकाइयां 1944 तक भी M1903 का इस्तेमाल कर रही थीं। और ये असामान्य नहीं था कि फायर टीमों को पुराने बोल्ट एक्शन राइफलों और नई सेमी ऑटोमेटिक गारंट्स के मिश्रण के साथ बनाया जाता था। इससे स्थिति तब और मुश्किल हो गई जब मित्र राष्ट्रों ने भी नए हथियार की मांग शुरू कर दी, खासकर जब जर्मनी ने STG-44 जैसे हथियार बनाना शुरू किया, जो दुनिया की पहली असली असॉल्ट राइफल थी। नतीजतन जब नए बने हथियारों की आपूर्ति की बात आई तो अग्रिम पंक्ति की इकाइयों को स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता दी गई, जबकि सैन्य पुलिस और इंजीनियरों जैसी द्वितीयक इकाइयों को अपने पुराने विश्व युद्ध एक के जमाने के हथियारों के साथ ही काम चलाना पड़ा। हालांकि ये आमतौर पर एक पसंदीदा हथियार था, लेकिन M1 में एक काफी दर्दनाक कमी थी, जिसने कई अनजान अमेरिकी सैनिकों को परेशान किया, जिन्हें एक ऐसी चोट लगती थी जिसे M1 थंब के नाम से जाना जाने लगा। ये चोट तब लगती थी जब बोल्ट बहुत तेजी से बंद होता था और उपयोगकर्ता के अंगूठे को रिसीवर में जोर से दबा देता था, जिसके परिणाम स्वरूप उपयोगकर्ता के नाखून के नीचे एक काफी दर्दनाक अर्धचंद्राकार खून का फफोला बन जाता था और खुद नाखून भी टूट या खरोच सकता था। जैसे जैसे युद्ध लंबा चलता गया, M1 गारंट की छोटी संस्करणों की मांग बढ़ने लगी, खासकर टैंक क्रू की तरफ से, जो इन्हें अपने वाहनों के अंदर ले जाना चाहते थे ताकि पैदल सेना से मुकाबला कर सकें या किसी खराब हो चुके टैंक से बाहर निकलने के लिए लड़ सकें। छोटे M1 भी प्रशांत क्षेत्र या एशिया में द्वीप दर द्वीप अभियान की घने जंगलों वाली लड़ाई के लिए उपयुक्त माने गए थे। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो प्रकार बनाए गए थे, M1E5 जिसमें 18 इंच की बैरल थी और एक धातु की फोल्डिंग बट स्टॉक थी। इसके साथ ही T-26 भी था जिसमें 18 इंच की बैरल थी, लेकिन उसमें सामान्य लकड़ी की स्टॉक थी। जहां T-26 ने 1945 में फिलीपींस में युद्ध परीक्षण तक किए, वहीं इनमें से किसी को भी औपचारिक रूप से अपनाया नहीं गया। हालांकि युद्ध के बाद कई मानक M1 को इस मानक के अनुसार संशोधित किया गया था, चाहे वो नागरिकों के लिए हो या कुछ अनौपचारिक ग्राहकों के लिए। अपनी सटीकता और रोकने की क्षमता के कारण M1 गारंट को अनिवार्य रूप से स्नाइपर राइफल के रूप में इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी सेना द्वारा इसे M1C नामित किया गया और बाद में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स द्वारा इसे MC-52 कहा गया। इस भूमिका के लिए पहले की पीढ़ी की राइफलों की उपलब्धता का मतलब था कि गारंट राइफलों के स्नाइपर वेरिएंट का उपयोग 1945 से पहले सीमित ही रहा। हालांकि इसने युद्ध के बाद के दौर में खुद को अच्छी तरह स्थापित कर लिया और 1960 के दशक के मध्य में वियतनाम युद्ध के पहले हिस्से में कुछ मरीन स्नाइपर टीमों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। स्नाइपर वेरिएंट के विकास में राइफल की टॉप लोडिंग प्रकृति बाधा बनी, क्योंकि स्नाइपर स्कोप इस स्थान को ब्लॉक कर देता और लोड करना असंभव हो जाता। आखिरकार यह तय किया गया कि सबसे अच्छा समाधान यही होगा कि टेलीस्कोप को रिसीवर के बाईं ओर लगाया जाए ताकि राइफल के सामान्य संचालन पर कोई असर न पड़े। इसके लिए स्टॉक पर एक चमड़े का गाल पैड जोड़ना जरूरी था ताकि निशाना लगाते समय शूटर के चेहरे की सही पोजीशनिंग हो सके। हालांकि इसे एक अच्छे से प्रशिक्षित और अनुभवी ऑपरेटर के लिए कोई गंभीर कमी नहीं माना गया, क्योंकि ज्यादातर स्नाइपर जब युद्ध के मैदान में पहुंचते थे तब तक वे काफी अनुभवी हो चुके होते थे। राइफल के लिए शुरू में चुना गया स्कोप लाइमन कंपनी का M81 था, जो कि कमर्शियल अलास्कन ऑल वेदर हंटिंग स्कोप पर आधारित था। यह 2.2 मैग्निफिकेशन के साथ आता था और इसमें क्रॉस हेयर रेटिकल था, लेकिन जल्दी ही इसे बेहतर M80-2 द्वारा बदल दिया गया। जनवरी 1945 से शुरू होकर स्नाइपर वेरिएंट में एक अलग शंक्वाकार फ्लैश हाइडर भी लगाया जाने लगा। ये दोनों ही कारणों से था। पहला, फायरिंग के समय स्नाइपर के पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए, और दूसरा, कम रोशनी में फायरिंग के दौरान मजल फ्लैश के चकाचौंध प्रभाव को कम करने के लिए। M1 गारंट का उत्पादन धुरी शक्तियों पर विजय के साथ समाप्त नहीं हुआ था, बल्कि यह तब तक जारी रहा जब तक कि अंतिम यूनिट्स की असेंबली 1957 की शुरुआत में स्प्रिंगफील्ड आर्मरी में नहीं हो गई। 5.4 मिलियन से भी अधिक M1 राइफलें बनाई गईं
और इसके अलावा इसने बाद में आने वाले कई हथियारों को भी प्रभावित किया, ये मानते हुए कि युद्ध क्षेत्र की राइफलें एक बार फिर आगे बढ़ रही थीं। जैसे कि शुरुआती सोवियत AK-47 और उसके यूरोपीय समकक्ष शानदार बेल्जियन FN-FAL जैसी असॉल्ट राइफलों के आगमन के साथ M1 को बेहतर बनाने पर काम किया गया और इससे M14 का निर्माण हुआ। M14 राइफल मूल रूप से एक बेहतर M1 गैरेंट थी, जिसमें चयनात्मक ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मोड थे और इसमें 20 राउंड की बॉक्स मैगजीन का इस्तेमाल किया गया था। गोला बारूद की बात करें तो इसे 7.62 बाय 51 मिलीमीटर राउंड के लिए चैम्बर किया गया था, जिसे उस समय नेटो सेनाएं मानकीकृत कर रही थीं। इटली में इटालियन निर्माता बेरेटा ने विंचेस्टर कंपनी से M1 बनाने के उपकरण खरीदे, जिस कंपनी को युद्धकालीन उत्पादन में मदद के लिए शामिल किया गया था। बेरेटा ने मूल M1 में अपने खुद के सुधार पर भी काम शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप BM59 राइफल बनी, जो M14 से काफी मिलती जुलती है। जैसे जैसे मूल M1 गैरेंट्स को अमेरिकी अग्रिम पंक्ति की सेवा से हटाया गया, उनमें से सैकड़ों हजारों राइफलें उन सेनाओं तक पहुंचाई गईं जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका सहायता दे रहा था, खासकर सोवियत संघ द्वारा निर्देशित युद्ध के बाद साम्यवाद के प्रसार के खिलाफ लड़ाई में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की 2 दशकों में लगभग हर बड़े संघर्ष में किसी न किसी रूप में M1 और उससे विकसित संस्करण शामिल थे। असल में अब जबकि इनके उदाहरण 70 साल से भी पुराने हो चुके हैं, फिर भी M1 राइफलें तीसरी दुनिया के कंट्रीज में लगातार लड़ाई में इस्तेमाल होती रही हैं और अफगानिस्तान और इराक के संघर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाले विद्रोही समूहों द्वारा भी इनका इस्तेमाल किया गया है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनरल जॉर्ज एस पैटन इतना आत्मविश्वास महसूस करते थे कि उन्होंने कहा कि उनके अनुसार M1 गैरेंट उद्धरण अब तक बनाया गया सबसे बेहतरीन युद्ध उपकरण है।